आज मायावती जी का जन्मदिन है, तो सबसे पहले तो मायावती जी को उनके जन्मदिन पर ढेर सारी शुभकामनाएं। मायावती जी दीर्घायु हों, स्वस्थ रहें। लेकिन आज जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आई, तो अचानक से जिस रूम में, जिस हॉल में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, उस हॉल में अचानक से सीलिंग में से धुआं निकलने लगा। जरा ये तस्वीरें आप देखिए। मायावती जी का आज जन्मदिन है, आज उनका 70वां जन्मदिन है और इस मौके पर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आई। और जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस वहां पर चल रही थी, अचानक से ऊपर लगी सीलिंग से धुआं दिखाई देने लगा और ये धुआं लगातार बढ़ता चला गया। और आप इस कमरे को देखिए, इस हॉल को देखिए, बड़ी संख्या में यहां पर पत्रकारों का जमावड़ा था। मायावती जी का जन्मदिन वैसे भी सुर्खियों में हमेशा से रहा है और जब मायावती जी सत्ता में थी तब तो उनका जन्मदिन बहुत बड़े समारोह के तौर पर मनाया जाता था। लेकिन आज मायावती जी के जन्मदिन पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी जिसमें वो आगे की राजनीति रणनीति के बारे में बात कर रही थी। और इसी बीच में अचानक से धुआं निकलने लगता है और धुआं देखते ही देखते धीरे धीरे काफी बढ़ गया। जैसा आप तस्वीरों में देख रहे हैं, धुआं देखते देखते काफी बढ़ गया और फिर बाद में यह निर्णय लिया गया कि धुआं ज्यादा भी हो सकता है और आग भी लग सकती है। इसीलिए सुरक्षा के लिहाज से सुरक्षा कर्मियों ने मायावती जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस को बीच में ही रोक दिया। अब यह समझना जो है बहुत जरूरी है कि मायावती जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसे धुआं कैसे निकला। क्या यह महज शॉर्ट सर्किट की वजह से हुआ है? क्यों हुआ है? हालांकि प्रारंभिक तौर पर यही जानकारी सामने आ रही है कि कोई शॉर्ट सर्किट हुआ है और उस वजह से धुआं निकलने लगा है। लेकिन आज के वक्त में, यानी सर्दी के दिनों में, अगर मान लीजिए कि गर्मी के दिन होते तो माना जाता कि एसी ज़्यादा चल रहे थे, लोड ज़्यादा हो गया, इसलिए हो सकता है कि प्रेशर पड़ गया। लेकिन अभी सर्दी के दिन चल रहे हैं और कोई बहुत ज़्यादा लोड वाली बात भी नहीं थी, लेकिन फिर भी कैसे शॉर्ट सर्किट हुआ, ये अपने आप में जो है वो बहुत बड़ा सवाल है। हालांकि इसकी अभी जांच होगी कि क्यों आखिरकार मायावती जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर इस तरीके से धुआं निकलने लगा। लेकिन मायावती जी ने धुआं बहुत सारे लोगों का निकाल दिया। आज जब मायावती जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आई तो उन्होंने बहुत सारी बातें कही और एक तरीके से जो ब्राह्मण विधायकों की बैठक हुई थी, उस बैठक को लेकर के मायावती जी ने बहुत सारी बातें कही। और मायावती जी की आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें ब्राह्मणों को लेकर के, क्षत्रियों को लेकर के, यादवों को लेकर के और आने वाला चुनाव किस तरीके से लड़ेंगे इसको लेकर के, ईवीएम को लेकर के, बैलेट पेपर को लेकर के, एसआईआर को लेकर के बहुत सारे जो जरूरी मुद्दे थे। क्योंकि मायावती जी अक्सर ट्वीट करती हैं और एक वक्त में उनका उत्तर प्रदेश की राजनीति में जबरदस्त दबदबा था। 2007 से 2012 उन्होंने पूर्ण बहुमत की सरकार चलाई, 4 बार सीएम रही, पहली दलित सीएम बनी। लेकिन धीरे धीरे मायावती जी का दौर या मायावती जी के विधायकों की, सांसदों की संख्या वो घटने लगी और आज की तारीख में एक ही मायावती जी के विधायक है, उमाशंकर सिंह, सांसद हैं नहीं राज्यसभा में भी, लोकसभा में भी। लेकिन अब मायावती जी के सामने, बसपा के सामने जो चुनाव है या चुनौती है वो है 2027 का विधानसभा चुनाव है और 2027 के विधानसभा चुनाव में मायावती जी की भूमिका क्या होगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। आज मायावती जी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी तो उन्होंने कई सारी बातें कही और एक तरीके से स्पष्ट कर दिया कि वो चुनाव में किस तरीके से जाएंगी, उनकी भूमिका क्या होगी। हालांकि वैसे तो जब चुनाव परवान चढ़ता है, अब पूरा 1 साल बाकी है। आज यानी 15 जनवरी है और 15 जनवरी 2027 यूँ समझिए कि उस वक्त में चुनाव में टिकटों का ऐलान हो रहा होगा और फरवरी में जो है वो चुनाव होंगे और कई चरणों में उत्तर प्रदेश में चुनाव होते हैं, मार्च में रिजल्ट आता है। तो तकरीबन 1 साल का वक्त है। अब 1 साल में मायावती जी की कैसी क्या तैयारी होगी, किस तरीके से अपने कैडर को उठाएंगी, इन सारी बातों पर हम बात करेंगे और मायावती जी की तरफ से क्या कुछ कहा गया है उस पर हम विस्तार से बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आज चर्चा हो रही है अखिलेश यादव के ट्वीट की। अखिलेश यादव ने मायावती जी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया और ट्वीट करके अखिलेश यादव ने जो लिखा है उसके मायने निकाले जा रहे हैं। काफी लंबा चौड़ा ट्वीट अखिलेश यादव की तरफ से किया गया। आदरणीय सुश्री मायावती जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई।
उनको स्वस्थ स्वतंत्र जीवन और सार्थक सक्रियता के लिए अनंत शुभकामनाएं। उन्होंने जीवन भर प्रभुत्ववादियों के खिलाफ जाकर के शोषित, वंचित, उत्पीड़ित और उपेक्षित व अपमानित समाज के मान सम्मान और अधिकारों के लिए जो दिन रात अनवरत संघर्ष किया है और संविधान विरोधी भाजपा और उनके संगी साथियों को जिस तरह ललकारा है वो निरंतर रहे। इस कामना के साथ में उनको जन्मदिन की पुनः बधाई। बहन कुमारी मायावती जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई एवं मंगल कामनाएं। प्रकृति से प्रार्थना करता हूं कि आप सदैव स्वस्थ रहें और दीर्घायु हों। आपको सादर जय भीम, जय भारत, जय संविधान। तो उत्तर प्रदेश के तमाम बड़े नेताओं ने, देश के तमाम बड़े नेताओं ने मायावती जी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं। मायावती जी का ये 70वां जन्मदिन था, अपने आप में बहुत खास, बहुत ऐतिहासिक। मायावती जी ने एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया, इसमें कोई दो राय नहीं। और जिस प्रकार से मायावती जी ने उत्तर प्रदेश से लेकर के और देश भर की राजनीति में जो अपना एक वर्चस्व स्थापित किया, उस मुकाम को आज की तारीख में भी ये कहा जा सकता है कि बहुत सारे नेताओं के लिए उस मुकाम तक पहुंचना असंभव है तकरीबन। और मायावती जी, सबसे बड़ी बात तो यह है कि जिस तरीके से, जिस तबके से, जहां से उठ करके आई और वहां से उठ करके उत्तर प्रदेश का 4 बार मुख्यमंत्री बनना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। लेकिन आज जब मायावती जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आई तो उन्होंने कई बातें कही। उन्होंने कहा कि ये 2027 का चुनाव या जितने भी छोटे बड़े चुनाव हैं, सभी चुनाव अकेले लड़ेंगे, ये उन्होंने कहा। इसके बाद में उन्होंने कहा कि ब्राह्मणों को, ये सबसे बड़ा उनका आज का स्टेटमेंट है जिस पर चर्चा हो रही है, ब्राह्मणों को चोखा बाटी नहीं बल्कि सम्मान चाहिए। अभी उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों को लेकर के, ब्राह्मण विधायकों को लेकर के राजनीति पूरी तरह से गरमाई हुई है और इसमें आकर के मायावती जी ने भी एक रंग एक तरीके से डाल दिया है। अब बीजेपी का रंग में भंग कितना होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन मायावती जी उसमें अपना रंग डालने की कोशिश जरूर कर रही है। फिर उन्होंने कहा कि बसपा की योजनाओं को बदल करके, भ्रम फैला करके बसपा को तोड़ने की कोशिश मौजूदा सरकार कर रही है। हमें उत्तर प्रदेश में 5वीं बार बसपा की सरकार बनानी है और बसपा की सरकार बनेगी तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, हर समाज का हम ध्यान रखेंगे, ये आज उनकी तरफ से कहा गया। और यह भी कहा कि काशीराम जी के निधन पर राष्ट्रीय शोक वो नहीं घोषित किया गया। और ये भी उन्होंने कहा आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कि हमारी सरकार बनेगी तो यादवों का भी ध्यान रखा जाएगा। अब इसके भी राजनीतिक मायने क्या है, इस पर भी बात करेंगे। और इसके बाद में जो है मायावती जी जिस तरीके से 2007 से 2012 उनकी जो सरकार रही और उस सरकार में खास तौर पर उन्होंने जो ब्राह्मण और दलित के गठजोड़ का एक सोशल इंजीनियर उस वक्त में स्थापित किया था और उसकी वजह से उनको पूर्ण बहुमत हासिल हुआ, क्या वो फिर से वो दौर आ सकता है? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि मायावती एक ऐसी नेता हैं जिन्होंने अपने आप को दलितों के अंदर खास तौर पर इस तरीके से स्थापित किया है कि मायावती की एक आवाज पर, आधी रात पर, कहीं पर भी ये बड़ा तबका जो है वो जाकर के खड़ा हो सकता है। और पूरे देश में बार बार जो है उनको लेकर के दलित समाज, उसके अंदर एक यही इच्छा हमेशा से रही कि मायावती जी को एक बार प्रधानमंत्री बनाया जाए। मुख्यमंत्री के लिए तो जरूर जो है वो उत्तर प्रदेश में चाहते हैं कि हो, लेकिन प्रधानमंत्री के तौर पर भी दलितों की, और खास तौर पर केवल उत्तर प्रदेश के नहीं बल्कि हरियाणा में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान के अंदर, और यहाँ पर बीएसपी के विधायक भी रहे। हरियाणा में देखिए आप, हरियाणा में विधायक रहे हैं, राजस्थान में रहे हैं, मध्य प्रदेश में रहे हैं। और यहाँ जो दलित तबका है उसकी हमेशा से एक सोच रही कि एक बार मायावती जी प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुँचे। लेकिन खैर वो चीज़ें हो पाएंगी, नहीं हो पाएंगी। या 2024 का जब चुनाव था उस वक्त में बहुत बार कहा गया कि मायावती जी को भी इंडिया गठबंधन में शामिल किया जाना चाहिए और मायावती जी भी जो है वो इंडिया गठबंधन में शामिल होकर के वो पीएम फेस बन करके मोदी जी के लिए बहुत बड़ी चुनौती हो सकती है। अब खैर वो बातें तो हो नहीं पाई, अब किस तरीके से नहीं हुई, कैसे नहीं हुई, उस पर बहुत सारी बातें हो चुकी हैं। लेकिन आज उन्होंने ब्राह्मणों को लेकर के कहा कि ब्राह्मण जो है वो केवल आपका चोखा बाटी का नहीं बल्कि सम्मान का भूखा है, उसको सम्मान चाहिए और सम्मान जो है वो आप नहीं दे रहे हैं, ये उनकी तरफ से कहा गया। और उसके बाद में चुनाव को लेकर के खास तौर पर जो है वो मायावती जी की तरफ से कहा गया कि सभी चुनाव हम अकेले लड़ेंगे।
मायावती ने कहा कि इस बार के विधानसभा चुनाव में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। वर्तमान में सभी समाज दुखी हैं और बसपा की सरकार चाह रहे हैं। इस बार गुमराह नहीं होना है। ईवीएम में धांधली और बेईमानी की चर्चा है। ये व्यवस्था कभी भी खत्म हो सकती है। एसआईआर की काफ़ी शिकायतें हैं, हमें इससे सजग रहना होगा। गठबंधन से बसपा को नुकसान होता है, खासकर अपर कास्ट का वोट जातिवादी पार्टियों को मिलता है, तभी सारी पार्टियां हमसे गठबंधन चाहती हैं। भविष्य में भी बसपा सभी चुनाव अकेले लड़ेगी। आगे जब भी अपर कास्ट का वोट हमें मिलने का भरोसा हो जाएगा तब हम गठबंधन करेंगे, लेकिन इसमें अभी बरसों लगेंगे। यानी उन्होंने एक तरीके से तस्वीर साफ कर दी कि अभी फिलहाल वो गठबंधन में नहीं जाने वाली है, यानी बसपा अकेले ही चुनाव लड़ेगी, ये उन्होंने साफ कर दिया है। अब देखिए, वैसे तो अगर इस राजनीति को तोड़ करके देखें कि क्या मायावती जी का बीजेपी के साथ जाना वो अच्छा है। मायावती जी अगर बीजेपी की तरफ गई तो उनका जो एक बहुत बड़ा तबका है, हालांकि ये बात सही है कि मायावती जी को जो वोट देता है या जो दलित है या जो सरकार का लाभार्थी वर्ग, जो सरकार कहती है कि हमने एक लाभार्थी वर्ग तैयार कर लिया है, दरअसल वो लाभार्थी वर्ग कोई और नहीं है बल्कि उसमें दलित है और उसमें ओबीसी है, यही पिछड़ा समाज है। और जो एक वक्त में मायावती जी के साथ रहा, अखिलेश यादव के साथ रहा, उसी में से कट करके वो बीजेपी की तरफ चला गया लाभार्थी वर्ग के तौर पर की भी। और उसमें एक बड़ी जो है उदाहरणा ये भी बैठ गई कि बीजेपी हारने वाली नहीं है, बीजेपी जाने वाली नहीं है। और जब जब उस तबके के अंदर ये होता है कि नहीं हमारी सरकार बन सकती है, वो लौट करके आता है। और 2024 के अंदर भी हमने देखा कि उस तबके को जब लगा और ग्राउंड रिपोर्टिंग जब हमने की तो उत्तर प्रदेश में भी खास तौर पर और दूसरे बड़े शहरों में भी या दूसरे राज्यों में भी इस बात को खूब लोग कहते हुए सुनाई देते थे कि मायावती जी का पूरा सम्मान है, लेकिन मायावती जी लड़ नहीं पा रही, मायावती जी खुल करके बोल नहीं पा रही, वो राजनीति कर नहीं पा रही जिस राजनीति की दरकार है। और एक तरीके से जो है वो लोगों ने फिर अखिलेश यादव को, उनका जो वोटर है उसने भी जो है अखिलेश यादव को सपोर्ट किया। अब अखिलेश यादव ने आज जिस तरीके से उनको शुभकामनाएं दी हैं, अखिलेश यादव ने बड़ा दिल दिखाते हुए बिना किसी लाग लपेट के उन्होंने कहा कि मायावती जी वो दलित तबके के लिए, पिछड़े तबके के लिए, शोषित तबके के लिए जम करके लड़ी है, पूरे जीवन भर उन्होंने लड़ाई लड़ने का काम किया, ये अखिलेश यादव ने कहा। और फिर वो आगे ये भी उसमें जोड़ गए अपनी शुभकामना के अंदर कि जैसे उन्होंने संविधान विरोधी भाजपा के साथ में लड़ाई लड़ी भाजपा के खिलाफ, यानी तो वो भाजपा के खिलाफ की जो लड़ाई है उनकी आगे भी निरंतर जारी रहनी चाहिए। ये जो है वो अखिलेश यादव इसमें जोड़ते हुए चले गए। यानी एक तरीके से मैसेज साफ है कि अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि भाई आप आरएसएस के खिलाफ या बीजेपी के खिलाफ लड़िए, जम करके लड़िए, और अगर आप लड़ेंगी तो फिर उसके बाद में जो है जो तबका बीजेपी की तरफ चला गया है वो तबका वापस आएगा, उसको विश्वास होगा और कहीं ना कहीं फिर जो है बीजेपी की सरकार हटेगी। आपसे कुछ कहना चाहता हूं, आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन अगर ऐसे में भी कोई आपकी खबर दिखा रहा है, कोई आपके मुद्दे पर बात कर रहा है, तो आपको भी उसका साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता सही है, मैं आपके लिए आपकी खबर वो दिखा रहा हूं, तो ऐसे में आप मेरा सहयोग कीजिए। आप इस वीडियो को जब लाइक करेंगे तो लाइक के साथ में ही एक थैंक्स का बटन आपको दिखाई देगा, उस थैंक्स के बटन पर आप क्लिक कीजिए और जो भी सहयोग राशि दे सकते हैं वो दीजिए। दूसरा, आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को ज्वाइन करके भी मुझे मदद कर सकते हैं। अब इसमें बड़ी राय एक ये भी है, बहुत डिबेट होती है इस बात को लेकर के, चर्चा होती है कि अगर मायावती जी बहुत ताकतवर होकर के लड़ी तो फिर उसके बाद में दलित तबका वो फिर से मायावती जी के साथ जुड़ जाएगा, लेकिन मायावती जी की सरकार नहीं बन पाएगी, क्योंकि मायावती जी के साथ में आज की तारीख तक ये कहा जाता है कि कोई दूसरा तबका नहीं है, कि दूसरा कोई तबका उनको वोट करेगा, इस बात की गारंटी नहीं है। और एक साल में आप कितनी जान फूंक पाएंगे, या फिर राजनीति आज के वक्त में बहुत बदल गई है ये कहा जाता है। अखिलेश यादव पर भी आरोप लगता है कि वो बंद कमरे की राजनीति करते हैं, एसी कमरे की राजनीति करते हैं, चुनाव आता है तो बस लेकर के सड़क पर निकल पड़ते हैं 2-4 महीने पहले, तो इससे चुनाव आप नहीं जीत सकते हैं। दूसरी जो पार्टियां हैं वो आज के वक्त में 24 घंटे जमीन पर रह करके लड़ाई लड़ती है, नैरेटिव की लड़ाई है। आम आदमी भी अब ये मानने लग गया है कि जो बीच में रह रहा है या बार बार दिखाई दे रहा है
वो आदमी जो है वो कहीं ना कहीं लड़ाई में है, फाइट में है, और जो आदमी दिखाई नहीं दे रहा है उसको आदमी फाइट में मानने के लिए तैयार नहीं है। तो मायावती जी को लेकर के ये बात जो है समझने वाली है कि क्या एक बड़ा तबका उन पर ये विश्वास कर पाएगा कि मायावती वो एक बड़ा फैक्टर हो सकती है उत्तर प्रदेश के अंदर। क्या मायावती वाकई बीजेपी से लड़ाई लड़ सकती हैं? ये जो है विश्वास दिलाना उनके वोटर को, ये बहुत बड़ा काम है। अब इसमें यह भी कहा जाता है कि अगर मायावती मजबूत होकर के लड़ी तो कुछ जो है वो सीटें बसपा की आ जाएंगी, लेकिन फिर भी सपा की सरकार नहीं बन पाएगी, बसपा की सरकार नहीं बन पाएगी और बीजेपी की ही सरकार बन जाएगी। एक तर्क ये दिया जाता है। दूसरा एक तर्क ये दिया जाता है कि अगर मायावती बीजेपी की तरफ सपोर्ट में चली गई या बीजेपी के साथ में चली गई तो फिर हो सकता है कि उनके साथ में जो एक बहुत बड़ा तबका है या तो वो पूरी तरह से कट करके समाजवादी पार्टी की तरफ चला जाए, या फिर समाजवादी पार्टी से भी वो तबका कट करके और फिर बीजेपी की तरफ आ जाए कि बीजेपी शायद बहन जी को राष्ट्रपति बनाएंगी। ये भी जो है बहुत बड़ा जो है वो दलित तबका है जो सोचता है कि चलिए बहन जी अगर प्रधानमंत्री नहीं बन पाई तो राष्ट्रपति बना दे। तो ऐसे में भी हो सकता है कि बहन जी को अच्छा खासा वोट मिले और बहन जी को राष्ट्रपति के तौर पर ही देखने के लिए, क्योंकि अगर ऐसे ही बहन जी का करियर चलता रहा, मायावती जी का करियर ऐसे ही चलता रहा जो आज के वक्त में है, या उनकी राजनीति ऐसे ही रही जो आज के वक्त में, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। फिर जो है वो राष्ट्रपति बीजेपी क्यों ही बनाएगी? बीजेपी हर काम जो है वो एक तरीके से आप कहिए कि राजनीति के लिए करती है, और बीजेपी कहीं ना कहीं अगर ये है कि बसपा का वोट अपनी तरफ पूरी तरह से कन्वर्ट करना है तो शायद हो सकता है, लेकिन मायावती जी भी इसके लिए तैयार होंगी या नहीं होंगी ये भी अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि उनको भी पता है कि उनको राष्ट्रपति बना करके उनके पूरे वोट बैंक पर झाड़ू फेरने का काम होगा। और मायावती जी अब अपनी राजनीति को एक तरीके से उनके उत्तराधिकारी के तौर पर आकाश आनंद को सौंप चुकी हैं। बीच में एक दो बार चीज़ें उथल पुथल जरूर हुई, लेकिन फिर उन्होंने अपनी जो राजनीति तकरीबन उधर आकाश आनंद की तरफ कर दी है। अब चीज़ें वहाँ पर धीरे धीरे स्टेबल हो रही हैं। आकाश आनंद 2024 में एक तरीके से फायर ब्रांड नेता के तौर पर उभरे। बहुत तेज तर्रार जो है वो तरीके से उन्होंने भाषण दिए और उन्होंने कहा कि अगर आकाश आनंद लोगों ने कहा कि अगर आकाश आनंद इसी तरह से भाषण देते रहे तो फिर उसके बाद में बीजेपी के लिए बहुत मुश्किलें हो जाएंगी। आकाश आनंद जो है वो बीजेपी को हिला करके रख देंगे, ऐसी बातें कही गई। लेकिन फिर उसमें अचानक से खबर आई कि आकाश आनंद को जो है अभी घर बैठा दिया गया है। तो बहुत कुछ है मायावती जी की राजनीति को अगर आप देखें तो बहुत कुछ है। ऐसा नहीं है कि मायावती जी एक बुझता हुआ चिराग है। अभी भी मायावती जी की राजनीति के अंदर या बसपा की राजनीति के अंदर कितना कुछ बाकी है, कितना कुछ सामने आ सकता है, ये वक्त तय करेगा। और वैसे भी राजनेताओं के बारे में या किसी पार्टी के बारे में ये नहीं कहा जाना चाहिए कि फलां पार्टी पूरी तरह से साफ हो चुकी है, अब उसमें कोई जान नहीं है। कभी भी कुछ भी राजनीति में पलट करके हो सकता है। तो बहरहाल बहन जी को एक बार फिर से जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। और एक बहुत बड़ा तबका है जो उनको लड़ते हुए देखना चाहता है। वो चाहता है कि हाँ वो लोगों के बीच में आए। अभी बहन जी की जब लखनऊ में रैली हुई थी तो उन्होंने कहा भी था कि मैं अपने तौर तरीके बदलूंगी, मैं आप लोगों के बीच में आऊँगी। लेकिन उस रैली के बाद में आज ही जो है वो पब्लिक के सामने सार्वजनिक तौर पर सामने आई हैं। अब वो कितना इस चीज़ को बदल पाती हैं और कितना फिर उनको फ़ायदा होता है, ये सारी चीज़ें वक्त में, आने वाले वक्त में जो साफ़ हो पाएंगी। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइए। इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।